कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के नेतृत्व में आज ई किसान चौपाल का आयोजन यहाँ के प्रसार निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इस ई किसान चौपाल में आज के सभी प्रतिभागी हमारे प्रगतिशील किसान और सभी महानुभावों का हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही जैसा कि सभी जानते हैं, ये ई किसान चौपाल इसका कॉन्सेप्ट ये बिहार राज्य में काफ़ी सराहनीय कदम रहा है। और उसी के चलते हुए जैसे ये कोरोना काल में गेट टुगेदर करना या किसी भी बड़े आयोजनों को करना संभव नहीं हो पा रहा था, उसी के चलते तो ये ई किसान चौपाल हमारा काफ़ी सफल भी रहा है। उसी को देखते हुए ये हर हफ्ते किसी ना किसी विशेषज्ञ विषय पर और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनकी उपस्थिति में रह करके ये किसानों के साथ सीधा प्रसारण करके और हम ई चौपाल के द्वारा जो वर्तमान खेती है उसके करने के तरीके, उनके रखरखाव, सुझाव, कीट एवं रोगों का नियंत्रण कैसे करें, सभी की ससामयिक जानकारी ई किसान चौपाल के माध्यम से दी जाती है। साथ ही इस ई किसान चौपाल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जिस महीने में ये किसान चौपाल का आयोजन होता है उस महीने में किसान की खेत में कौन कौन सी फसलें हैं, उनमें उस किसान को उत्पादन लेने संबंधी कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं हैं जिससे वो किसान उत्पादन लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसी क्रम में जितना भी आज हमारे महानुभाव, खासतौर से हमारे प्रगतिशील किसान भाई जो भी इस ई चौपाल से जुड़ रहे हैं, उनका हम विश्वविद्यालय की परिवार से पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस ई चौपाल कार्यक्रम में हमारा जो मुख्य आकर्षण है वो रबी फसलों में जो मुख्य रूप से इस तरह के कीट, व्याधियां, रोग नियंत्रण, उन सभी को हम किस प्रकार उसका निदान करें। साथ ही ये सभी जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो एक बदलते हुए परिवेश में खेती के कुछ ऐसे दुष्परिणाम हैं जो किसानों को भोगने पड़ते हैं, उससे हम इस कैसे अनुकूल खेती करने के लिए किस किस परिस्थितियों का बचाव करते हुए हम अधिक उत्पादन कैसे लें। और साथ ही जो किसान भाई जो जीरो टिलेज खेती करते हैं या अभी सीजन आ रहा है गर्मा मूंग का, उसकी खेती हम कैसे अच्छे ढंग से संपन्न करें, साथ ही मिट्टी का रखरखाव कैसे करें। तो इस प्रकार की सभी ससामयिक जानकारी इस ई किसान चौपाल के माध्यम से हम आज प्रदान करेंगे। हमारे साथ ई किसान चौपाल में सबसे पहले मैं परिचय करा दूं जो डॉक्टर आनंद कुमार जैन, जो कि वीर कुंवर सिंह डुमराव एग्रीकल्चर कॉलेज बक्सर बिहार से हैं, जो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का ही एक अंग है। वहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं जो सस्य विज्ञान विभाग से हैं। उनका एक अपना फसल अवशेष प्रबंधन में बड़ा अच्छा अनुभव है। साथ ही इसके साथ साथ वो एग्रोनॉमिस्ट होने के नाते जो हमारी गर्मा मूंग की खेती है या जीरो टिलेज की खेती है उसके बारे में सभी ससामयिक जानकारी और जो किसानों के कुछ इस तरह की समस्याएं होंगी तो उनका निदान करने की कृपा करेंगे। उनका हार्दिक स्वागत है जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमारे साथ जो अभी बता रहे थे हम, जो जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो दिक्कतें आती हैं उसकी ससामयिक जानकारी, किसानों को ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनके चलते हुए किसान की उपज घट जाती है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, आगे हम कैसे उसका प्रबंधन करें, इस सभी की जानकारी देने के बीच हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुबोर्णा राय चौधरी, जो भी एक कृषि वैज्ञानिक हैं और सस्य विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। वो हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, उनसे उनका भी हम स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में वो अपना जानकारी उपलब्ध करा के किसानों के बीच रखेंगी।
साथ ही मैं भी अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता और मैं सहायक अध्यापक एवं कृषि वैज्ञानिक एक सस्य विज्ञान विभाग में हूं। और मुख्य रूप से जो हमारा हरा चारा प्रबंधन कैसे करें, जो हमारी एक समस्याग्रस्त भूमियां हैं या लैंडलेस फार्मर हैं जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं होती है, पशुपालन करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक दूसरा बड़ा व्यवसाय है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। पशुपालन को किसी भी कंडीशन में नकारा नहीं जा सकता। इसी क्रम में हम पशुपालन को स्वस्थ रखने के लिए उसको साल भर हरा चारा गुणवत्ता युक्त हम कैसे उसका उत्पादन करें, उस सभी की जानकारी हम उपलब्ध आपको कराएंगे। साथ ही जो फसलों का उचित प्रबंधन, जो खड़ी फसल है उसमें हम कौन कौन सी ऐसी समस्याएं समय जानकारी किसानों को दें, हम उनको देने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे बीच अभी जुड़ने वाले हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अंशुमान कोहली जी, वो मृदा विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय में। उनका मुख्य रूप से जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जो आवश्यकता से अधिक वर्षा ऋतु में जल होता है, उसका कैसे हम हार्वेस्ट करके सिंचाई के लिए ऐसे समय पर जब किसान के पास जल उपलब्ध नहीं होता है तो कैसे उसका हम अधिक प्रबंधन करके अच्छी उपज ले सकते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी हमारे बीच डॉक्टर अंशुमन कोहली सर, जो वरीय वैज्ञानिक मृदा विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और वो आपको जानकारी इस ई चौपाल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो ये हमारे जितने भी वक्ता हैं उनके विषय में ये हमने बताया। और जहां तक आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो खेती रबी के मौसम में आजकल चल रहा है, उसके साथ साथ ही जो हमारा गर्मा मूंग का अभी सीजन आ रहा है, सहसामायिक फसलें उनका रखरखाव हम कैसे करें। गेहूं की खड़ी फसल है, उसमें जो फेलेरिस माइनर मुख्य रूप से खरपतवार है, जो गेहूं का मामा, जो क्योंकि अब देखिए खरपतवार नियंत्रण जो रासायनिक विधि है उसमें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है उसको प्रयोग करने की। लेकिन अब किसान ऐसा क्या कौन कौन सी ऐसी सस्य क्रियाएं अपना करके अपने उत्पादन को कम होने से बचा सकता है। तो इसी बीच मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ए.के. जैन साहब, वो हमारे बीच जुड़ करके सबसे पहले आप ही शुरुआत करें और किसान भाइयों को लाभान्वित करें अपने अनुभव से कि जो किसान मुख्य रूप से डॉक्टर जैन साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जी जी ओके आपका स्वागत है। और मैं बस यही आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई हैं जुड़े हुए हैं या और प्रगतिशील किसान हैं, जो व्यवसायी हैं, जो ऐसे उद्यमी हैं, जो अपना फसल अवशेष प्रबंधन है, जो एक बहुत बड़ी हमारे किसानों के लिए एक जटिल समस्या है, उसका निराकरण कैसे करेंगे हम। दूसरा जो खरपतवार नियंत्रण की मुख्य समस्या है, और तीसरा जो गर्मा मूंग अभी किसान लगाने वाला है, किस विधि से लगाए, कोई ऐसे अच्छे प्रभेद हों जो यहाँ के लिए अनुशंसित हैं, कितनी मात्रा में उनका वो प्रयोग करे जिससे कि वो अधिक मुनाफा ले सके और समय पर उसकी तुड़ाई करके अच्छा उपज भी वो ले सके। तो इन बिंदुओं पर फोकस करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा और अपने जो तकनीकी व्याख्यान है उसको आप देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर जैन साहब प्लीज। धन्यवाद जी। सभी सम्मानित किसान चौपाल में और इसके साथ गर्मा कैसे बुआई समझना है, साथ ही साथ चर्चा करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन। पहले मैं सलाह देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि सबसे बड़ी समस्या जो रहती है, नुकसान होता है वो खरपतवारों से होता है। और वैसे तो 3 चीजों से ज्यादा नुकसान होता है, कीटों से, रोगों से और खरपतवारों से। लेकिन देखा गया है
कि गेहूं की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी फसल में खरपतवारों से होता है। और खरपतवारों में भी यदि हम गेहूं में बात करें तो फेब्रिस माइनर या गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, मंडू है जो समय फसलें करना है। साथ ही भाइयों की सबसे बड़ी होता है कीटों से नुकसान हमारी कई माध्यम से देखा गया कि हमारी फसल में 5 से नुकसान हमारे खरपतवारों से होता है। और जिस भाई खरपतवार उसमें देखा जा रहा है कि हमारे खरपतवार हर तौर से मथुरा और गेहूं का भाव खड़े हुए हैं। देखा गया कि हमारी फसल में 5 से हमारे खरपतवारों से होता है और लगभग अगले हफ्ते में उनकी निचोड़ें आने लगी। किसान भाइयों को पता है हम काम कर देते हैं, लेकिन खरपतवारों की एक ऐसी विशेषता उसमें होती है जो हमारी फसल है और खरपतवार के और लगभग फसल में कि हमारी फसलें हो जाएगा को करेगा उसका नियंत्रण करना थोड़ा। किसान चौपाल के माध्यम से सलाह देना चाहूंगा, इस समय निचोड़ के उसके पकने से पहले खरपतवारों की जो है उसे आप रोगिंग करके निकाल दें, जिससे हमारा आगामी जो भी बीज होगा या जो भी अनाज आएगा उसमें खरपतवारों के बीज ना जाए। गेहूं क्योंकि खरपतवारों के जो जैसे गेहूं की बाली में बीज होते हैं तो हम बात करते हैं कि 50 से 60 दाने होते हैं, लेकिन खरपतवारों के बारे में ऑडियंस को बोलिए ऑन करने के लिए अनम्यूट करें। जैन साहब अनम्यूट कीजिए। हाँ ओके, अनम्यूट है। तो उनको इस समय एक क्रांतिक अवस्था को देखते हुए हल्की सिंचाई गेहूं में करना जरूरी है। और देख रहे हैं कि इस समय कुछ हल्की हवा भी चलती है तो ज्यादा भारी सिंचाई नहीं करनी है और हल्की सिंचाई करनी है जिससे हमारी लॉजिंग ना हो। यदि आप ज्यादा पानी लगा देते हैं और हवा चल जाती है तो लॉजिंग का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि वो किसान भाई हमारे हल्की सिंचाई करे, जिससे जो क्रांतिक अवस्था है दानों में पड़ने की या फूल आने की, उसमें जो है सिंचाई करना बहुत जरूरी है। तो एक हल्की सिंचाई करने की हम उनको सलाह देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि अलसी की देखते हैं कि हमारी पकने की अवस्था आने वाली है तो उसको फिजियोलॉजिकल जो हमारी तारीखी मेच्योरिटी है उस मेच्योरिटी पर हमारी फसलों को काटने शक्ति ज्यादा होती है, उस फसल को समय से और समय के अनुसार उसको काटना जरूरी है, जिससे उसके दाना बिखरे ना खेतों में, तो उसको समय से काट लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान आलू की गुड़ाई कर चुके, खुदाई कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई सरसों काट रहे हैं, कुछ लोग मसूर भी उखाड़ रहे हैं। तो हमारे किसान धीमे धीमे लगी फसलों के खेत खाली होने वाले हैं या होने वाले हैं। अब कुछ 10-15 दिन तक 10 अप्रैल तक पूरा रबी की फसल लगभग कट जाती है। तो उस समय बात आती है कि ज्यादातर हमारा जो फसल चक्र है वो है धान गेहूं का, और धान गेहूं में एक उर्वरक की ज्यादा जरूरत पड़ती है और हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि हमारे किसान भाइयों को गर्मा मूंग की खेती करना चाहिए। गर्मा की मूंग की खेती करने से उसको 2-3 तरह के फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे खेत जो खाली रह जाते हैं उनकी जो है सघनता बढ़ेगी, साथ ही साथ उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा जितनी भी दलहनी फसलें खासतौर से मूंग या उड़द या हरी खासों का इसमें गुण होता है। भाई जानते हैं कि जड़ों में उनमें ग्रंथियां बनती है और जमीन में फिक्स करती है, तो उनको हरी खाद के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ और गेहूं की पैदावार उनको मिलेगी। तो उसके लिए लेकिन हम किसान भाइयों में एक चीज देखते हैं, कई बार हम खेत में जाते हैं, हमारा किसान भाई
कहता है कि साहब फली पौधा बहुत अच्छा था, फली और फूल नहीं आए, इसका कारण ऐसा हो गया। तो जब पूछा जाता है कि उन्होंने प्रजातियां कौन सी प्रभेद का चुनाव किया, तो कहते हैं कि वो खरीद चुनाव करते हैं तो उनका सांस्कृतिक वृद्धि मिलेगी, हरी खाद का प्रयोग तो वो कर लेंगे, लेकिन उसमें दाना बनने की समस्या रह जाती है। तो हम किसान भाइयों को कुछ संस्कृत अनुभव देते उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, हमारे किसान भाई उनको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रभेद है HUM 16 है। HUM 16 जो है लगभग 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और उसकी जो औसत उपज है वो लगभग 15 क्विंटल है, 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है और इसमें रोग-रोधी क्षमता है। और सबसे बड़ा गुण है इस प्रजाति में एक साथ पत्ते तैयार हो जाती है और ये HUM 16 प्रजाति या प्रभेद हमारे गर्मा के लिए उपयुक्त है और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रभेद है। इसके अलावा एक प्रभेद है, यदि हम थोड़ा और लेट बुआई करना चाहते हैं, PS 16 इस 70 से PS 16 जो है इस प्रभेद की पकने की जो अवधि है वो लगभग 70 से 75 दिनों की है और इसकी औसत उपज लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये प्रजाति हमारे किसान भाई हर जिले में लगा सकते हैं। जो भी हमारे बिहार के 38 जिले हैं संपूर्ण बिहार में उनका उपयोग कर सकते हैं, उसकी बुआई वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रभेद है पूसा विशाल। पूसा विशाल लगभग 70 से 75 दिनों की अवधि की प्रभेद है और उसकी जो औसत उपज है वो 15 से 18 क्विंटल है। दाना वो एक बड़ा दाना है, गोल्ड दाना है और इसमें जो प्रतिरोधी क्षमता है, इसमें मुझे येलो मुझे नहीं आया। इसके साथ है जिसका दूसरा नाम PDM 139 से 15 है, जो है छोटा है। इसके SML 6 है, इसकी भी अवधि लगभग 2 से है और फलों को एक साथ इसकी कितना यदि एक हेक्टेयर में यदि हेक्टेयर की बात करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बात करेंगे तो लगभग 12 से 15 है और उसका दाना जो है बीज हमारे जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जितनी भी दलहनी फसल किसान कितना की बात करते हैं तो बात करेंगे तो लगभग 15 किलो प्रति एकड़ बीज करना जरूरी है। बीज शोधन में एक हमारे किसान भाइयों ने कई जानकारी ली होगी कि FIR का हम सिद्धांत लागू करते हैं, फंजीसाइड से करेंगे। इसके बाद का मतलब है कि जो कि कैप्टोन या कैसे हम प्रयोग करेंगे, यदि फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसको 2 से 2.5 ग्राम फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का मतलब है कि हमारे कई खेत ऐसे होते हैं जहां पर या जड़ों को काटने की समस्या आती है, उनको देखते हुए हमारे किसान भाइयों को क्लोरोपाइरिफॉस या इमिडाक्लोप्रिड से आप उसको उपचारित करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है राइजोबिक्टर से प्रयोग करना, उसका टीकाकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखा गया है कि यदि आप से बोते हैं और बिना बीज बोते हैं, दोनों की उपज में जब अंतर देखेंगे लगभग 20 से 25% और भी 40% तक डिफरेंस देखा। नुकसान ये होगा जब हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, आगामी धान की फसल लगाते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है, इसमें आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया, प्रयोग नहीं किया,
दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है और लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है उसमें फिक्सेशन होता है, जो हमारे जड़ों के माध्यम से फसल में चले जाते हैं नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे किसानों को राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए और राइजोबियम कल्चर हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और वहां से हमारा किसान ले सकता है और अन्य सरकारी माध्यमों से भी हमारा राइजोबियम कल्चर हमारा किसान ले सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारी जो जरूरत का भी बहुत बड़ा रोल होता है और फास्फोरस के लिए फास्फोरस सोलोनाइजर बैक्टीरिया का भी टीकाकरण कर सकते हैं पीएसपी, क्योंकि आज हमें ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जिससे हम कम से कम खादों का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जैविक चीजों का प्रयोग करें, तो पीएसपी का भी प्रयोग हमारा टीकाकरण में कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि दलहनी जो फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, वो गुण होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और इसके लिए आपको नाइट्रोजन का केवल प्राथमिक नहीं है जिससे कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उसमें डालना है। इसका 50 किलोग्राम डालना है और आज देखते हैं कुछ क्षेत्रों में खासतौर से 20 किलोग्राम पोटेशियम डालना है, साथ ही साथ उसमें 20 किलोग्राम सल्फर प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये बात साथ ही साथ कुछ मिट्टियों में यदि कार्बन की कमी है बहुत ज्यादा, तो उसमें आप बुवाई से पहले 15 से 20 दिन पहले हम गोबर की सड़ी हुई खाद का भी प्रयोग 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है खरपतवारों की। खरपतवारों के लिए हमारे किसान भाई गुड़ाई करते हैं लेकिन उसका खर्चा जब नहीं तो उसकी दर से कर सकते हैं, इससे ज्यादा पड़ता है। तो सब दो ऐसे खरपतवार आती है कि हमारा किसान भाई के लिए मिल जाए, वो अंकुरण से का प्रयोग करना चाहता है तो पहली मैथिली करता है और एक 15 से 20 दिन करता है तो कर सकता है। तो हमारे किसान भाई इसके अलावा इसमें से ऐसी प्रथाएं होती हैं लेकिन गर्माओं में खरीद मूंग की सिंचाई करनी है जैन साहब, जब हमारा फसल तैयार हो जी जैन साहब प्लीज, ये आपका अभी कोई आवाज सुनिए ना, थोड़ा ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। और दूसरा एक हमारे एक किसान भाइयों का एक प्रश्न है, अभी आपको हम थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक देना इसलिए चाह रहे हैं कि एक प्रश्न बीच में आया है और अभी हमारे साथ आप जैन साहब, अभी तक जो आपने जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव है समय सामयिक की एक इस तरह के प्रबंधन के लिए हमें किसानों को बताने की नितांत आवश्यकता है। लेकिन अभी मैं आपको इसलिए थोड़ा होल्ड पर रखना चाहता हूं, आपके पास एक और समस्या आएगी जो फसल अवशेष प्रबंधन की है, उसके बारे में हम अभी आपसे पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन इससे बीच हमारी एक जलवायु परिवर्तन को लेकर के हुए एक किसान भाई का प्रश्न है। उनका कहना है कि ये आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या, पहले तो किसानों को थोड़ा बताया जाए, और जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से फसलें या तो किसान कैसे इससे फसल किसान की प्रभावित होती है और उससे नुकसान ज्यादा नहीं हो, इससे बचाव के क्या ऐसी प्रिवेंशन हैं, ऐसे उपाय हैं जिससे कि वो लाभकारी हो। तो इसमें मैं समझता हूं जो हमारे बीच मैडम उपस्थित हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये जो है इसको बारे में थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो मैं आग्रह करता हूं मैडम डॉक्टर सुवर्णा राय चौधरी से, जो कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाल के हमारे किसानों को लाभान्वित करेंगे। हम पुनः डॉक्टर जैन के पास वापिस आते हैं।
धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तरफ से सभी को स्वागत करती हूँ। ये ई किसान चौपाल जो हमारे यूनिवर्सिटी ने ये उद्योग लिया है, ये बहुत बड़ा सा एक हमारे तरफ से एक कोशिश था, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे लोग हम लोग किसान चौपाल आयोजित नहीं कर पा रहे। बहुत सारे जगह पे हम लोग एक साथ होना, सोशल गैदरिंग पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। तो इसी रिलेटेड आप लोगों से जुड़ने के लिए, आप लोगों को और सुझाव देने के लिए, क्योंकि रबी के मौसम जो चल रहा है जिसमें हमारे खेत में गेहूं के फसल, मक्का के फसल लगे हुए हैं, वो पकने की स्थिति में है, क्योंकि 70% लगभग फसल में दाना आने वाले हैं, किसी में दाना आ चुके हैं। तो अभी जैसे 28 मार्च आज का दिन है, तो मार्च के महीने में अप्रैल मई में सबकी फसल पक के तैयार हो जाएंगे। इसी उद्योग में ये जो आपकी ई किसान चौपाल, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन रहेगा हमारी तरफ से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तरफ से। ये बहुत बड़ा एक हम लोग एक कदम उठाए हैं ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहे। जितने भी लोग हमें जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, और जितने भी किसान हमसे, देखिए बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे कनेक्टिविटी बैंडविड्थ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बावजूद भी हमारे साथ रह रहे हैं और हमें ध्यान से सुन रहे हैं। इनके लिए मैं अपने तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ही माध्यम हमारे पास बच गया है जिसमें से हम हमारी जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, जो हमारी सुझाव है, वो हम आपके पास पहुंच सकते हैं। जो भी है, हमारे जो पूर्व वक्ता थे डॉक्टर A.K. जैन सर, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जो हमारे शस्य विज्ञान विभाग में काम कर रहे हैं, और वो आपको अधिकतर जानकारी दिए। सर ने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे खरपतवार नियंत्रण करते हैं, कैसे एक एक चीजों पे सर ने फोकस डाला है, ताकि एक गर्मी मौसम में कैसे मूंग की कैसे आप बुआई कीजिएगा, उसकी कैसे परिचर्या कीजिएगा, ये सारी चीजों में हम दोबारा जैन सर के पास वापस आएंगे, हम दोबारा सर को सुनेंगे। इसके बीच में मैं थोड़ा सा एक टॉपिक में थोड़ा सा अपना मंतव्य रखना चाहती हूँ। जो हमारी जो विषय है, मैं जो विषय में थोड़ा अपना रिसर्च कर रही हूँ, थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ, विषय है जलवायु परिवर्तन। तो मैं अपने उसी मुद्दे पे आती हूँ, जलवायु परिवर्तन। देखिए, सबसे बड़ा आजकल के जो इशू है वो है जलवायु परिवर्तन एंड मौसम की बदलाव। ये दो टॉपिक अक्सर हम लोग बहुत एक दूसरे से को रिलेट कर लेते हैं, इंटर रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जलवायु परिवर्तन और मौसम में बदलाव लाना ये बिल्कुल भी दो अलग अलग स्थिति है। जैसे मानिए आज अचानक मार्च में गर्मी पड़ रहा है, अचानक मार्च में एक दिन ऐसा आया या 2 दिन 7 दिन कंटिन्यूअस ऐसा हुआ जो गर्मी जरूरत से ज्यादा आपको महसूस होने लग रहा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है ड्राइनेस महसूस हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कमी महसूस हो रहा है, मतलब आर्द्रता पे कमी महसूस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हो सकता है। लेकिन फिर सोचिए वर्षा का टाइम, अचानक खूब भी ज्यादा हेवी बरसात हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया है, बहुत ज्यादा बरसात होने लगा। तो इनको कभी भी गलती से हम लोग जलवायु परिवर्तन नहीं बोल सकते। मैं बहुत किसान बंधु को ये जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि देखिए कितना वर्षा होने लगा है, अचानक मौसम की इतना चेंज हो गया है, तो इसका मतलब ये जलवायु परिवर्तन हो चुका है। ये कंप्लीटली जलवायु परिवर्तन नहीं है। इसीलिए ये जो मेरा विषय है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। ये जो मेरा विषय है, ये मौसम की बदलाव और जलवायु परिवर्तन, इन दोनों में बहुत फर्क है। मौसम की परिवर्तन बोलने का मतलब है आपकी अभी का जो मौसम चल रहा है, आप अभी के सिचुएशन में जहां बैठे हुए हैं, जहां पे कुछ बदलाव आपकी नजर आ रहा है। जैसे जून जुलाई में रेनी सीजन होता है, मानिए कोई 7 दिन कंटिन्यूअसली वर्षा, भयंकर वर्षा हो गया है, वो फ्लड जैसा सिचुएशन, मतलब आपकी पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो बाढ़ जैसा आ गया है, तो आप इसको मौसम की बदलाव कहिएगा। अगर मार्च के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगा है, आप देख रहे हैं कि मार्च बहुत ज्यादा गर्मी करने लगा है पिछले मार्च के तुलना में, तो आप इसको मौसम की बदलाव बोलिएगा। लेकिन फिर हम जलवायु परिवर्तन किसको कहेंगे? उसी को जलवायु परिवर्तन कहेंगे। जलवायु परिवर्तन होने के लिए लगातार 15-20 साल से एक ही जैसा परिवर्तन चल रहा है,
तो हम उसको जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे जून के महीने में आजकल बारिश होता ही नहीं है। जून के महीने में जो आजकल बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है, ये पिछले 4-5 साल से आप देखिएगा। यही रिकॉर्ड अगर रहते रहते 15-20 साल का रिकॉर्ड बन जाए कि जून में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रहा है, तो हम 15-20 साल के बाद ये कहने की जगह में आ जाएंगे कि जलवायु परिवर्तन हो चुका है और जलवायु परिवर्तन में जून के महीने में अब वर्षा नहीं होती है। जैसे बचपन में हम लोग कहते थे जून जुलाई वर्षा काल, तो हम लोग ये कहना हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जलवायु की परिवर्तन हो चुकी है। ऐसे ही हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे नवंबर की महीना और दिसंबर के महीना में पहले जमाने में ठंडी पड़ जाती थी। अभी देखा जा रहा है बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ रही है। आपकी ठंडा पड़ते पड़ते दिसंबर के अंत तक आ जाते हैं, फिर जनवरी में चला जाता है। तो ये लगातार 10-15 सालों से ऑब्जर्व आप कीजिएगा ध्यान से, ये मौसम में ये जो चेंज हो रहा है, ये लगातार सालों पर साल चेंज हो रहा है। हम इसको बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। तो मेरा कहने का मतलब है ऑल ऑफ ए सडन अचानक कोई परिवर्तन आया है, कोई वर्षा ज्यादा हो गया है, ये तापमान ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग उसको बोलेंगे मौसम परिवर्तन। अगर लगातार ये चेंज हर साल होते जा रहा है 15-20 साल से, तो हम लोग उसको बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। तो मुझे मोटा मोटी लगता है मैं जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन के दोनों में जो अंतर है उसको समझा पाई हूं। अब कारण आता है जो जलवायु परिवर्तन चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं, इतना सेमिनार हो रहा है, हम लोग ई किसान चौपाल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन के बात क्यों आ रहे हैं? मतलब अचानक जलवायु परिवर्तन पे इतना कैसे हो रहा है, अचानक हुआ क्या? देखिए एक बात तो आप हम लोगों को समझ लेना चाहिए, ये आपके जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो पैनल है जो क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च करते हैं, वो लोग बोला है ये प्योरली 90% मैन मेड है। मतलब इंसान के कारण बना हुआ परिवर्तन है। मतलब इंसान इसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, इंसान इसके ऊपर पूरा दायी है, उनकी कारण वजह से ही हो रहा है। तो अब देखिए कोविड-19 जब पैंडेमिक चल रहा था तो बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन था, हम लोग नहीं निकल रहे थे, गाड़ियां की कम हो गई थी, रास्ते में गाड़ी नहीं दिखते थे, बहुत सारे रोड में ट्रांसपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन था, गाड़ी नहीं चलते थे, बहुत सारी जगह पे काम काज बंद था, ऑफिस बंद था। इस वजह से क्या हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ग्रीन हाउस गैस है, इसकी लेवल बहुत ही कम हो गया है। इसकी लेवल कम होने के वजह से आपकी तापमान बढ़ने का जो ट्रेंड है वो बहुत इंडिया ने, बहुत सारे कंट्रीज ने बहुत लो लेवल पे ला लिए। तो इसका मतलब IPCC का जो कहना था कि मानव जनित कारण के वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी मानव को ही लेना पड़ेगा, ये एक तरह से सच हो गया। क्योंकि जब आप मानव को रोक दिए थे ड्यूरिंग कोविड-19, ड्यू टू और भी बहुत सारे कारण के वजह से रोकना पड़ा, ये हमारा सोशल रेस्ट्रिक्शन था, तो हमारी जलवायु परिवर्तन किसी तरह से थोड़ा हद तक सुधारना दिखा था, हमारी मौसम को सुधारना दिखते हुए नजर आया, हमारी एनवायरनमेंट को अच्छा होते हुए नजर आया है। बहुत सारे ऐसे वाइल्ड वैरायटी है, एक्सटिंक्ट वैरायटी है जो आजकल नहीं दिखते हैं, ऐसे बहुत सारे पंछी है, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो घूमते हुए नजर आया है। ये सारा मानव को रेस्ट्रिक्शन करने के लिए ही हुआ है। लेकिन देखिए ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप मानव को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, उनके कार्यकलाप को बंद कर दीजिए, एग्रीकल्चर को बंद कर दीजिए, ये तो हो नहीं सकता है। क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन बहुत ही डरावना सिचुएशन था, वो हम लोगों को किसी तरह से बहुत ही एक मानसिक रूप से बहुत क्षतिग्रस्त किया था। तो ये जो स्थिति था ये तो एकदम रूप से कामो नहीं था, एकदम रूप से हमारी वेलकम करने वाला स्थिति नहीं था। लेकिन जो भी है, तो क्या ये जलवायु परिवर्तन रुकेगी नहीं? ये एनवायरनमेंट का क्या सेफ नहीं होंगे? ऑब्वियसली ये हो जाएंगे, लेकिन हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके ये बारे में जानने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के कारण के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण के वजह से। बहुत सारे कारण हो सकता है जलवायु परिवर्तन के, जैसे कि मुख्य कारण है चीजों को जलाना।
कोई भी चीज जैसे पेट्रोल, जैसे तेल, डीजल, इस तरह की जो भी चीजें हैं जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कार्बन इनपुट, जिसके अंदर कार्बन रहते हैं, आप इस तरह की चीजों को जलाइएगा तो जो अंदर का कार्बन है वो जल के ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम के बारे में आप लोग सब जानते हैं, ये बहुत ज्यादा जानकारी में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं है, एक ग्रीन हाउस गैसेस है। अब बात है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। कुछ कुछ ऐसे गैसेस है जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, इस तरह के कुछ कुछ गैसेस है जिनको हम लोग बोलते हैं ये लोग ग्रीन हाउस गैसेस है। लेकिन ये बात आती है कि क्यों ये सब गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ये जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इन लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं? मजा की बात यह है क्योंकि ये लोग एक ग्रीन हाउस तैयार करते हैं पृथ्वी के ऊपर, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इनका काम ही है एक पृथ्वी के ऊपर चादर तैयार करना, एक पृथ्वी के ऊपर छाता तैयार करना। ये जो छाता तैयार करे, ये चादर तैयार करे, ये ग्रीन हाउस की तरह बना देते हैं, पृथ्वी को हाउस के अंदर रख देते हैं। इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और इसी कारण की वजह से उन सारे गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये लोग पृथ्वी के ऊपर ग्रीन हाउस बनाने में मदद करता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो बनाने में मदद करता है, वो फिर ग्रीन हाउस अगर बना भी दिया तो पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ा दिया? इस तरह के बढ़ा दिया क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी दिन रात वो सूर्य से अपनी तापमान को शोषण कर रहा है। उनकी जो रे है उनको सारा दिन लेते रहता है। अगर वो रे को सारा दिन ले रहा है, अपने अंदर शोषण कर रहा है, तो उनको जब रात हो रहा है या दिन जब खत्म होने जा रहा है, वो बहुत सारे उसकी रिफ्लेक्टेड को बाहर छोड़ता भी है। वो जितना तापमान शोषण किया है उसकी 5% अंदर रख के बाकी सारे तापमान को फिर से एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ता है। आप अगर सोचिए, पृथ्वी ने सारा दिन भर सूर्यालोक से तापमान शोषण किया है, सूर्य से तापमान शोषण किया है, उसके बाद उनको वापस करना है, लेकिन वो तापमान फिर वापस जा ही नहीं पा रहा है। इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक छाता बन गया है, पृथ्वी के ऊपर एक ग्रीन हाउस बन गया है। उस हाउस के वजह से जो तापमान पृथ्वी रीरेडिएट करके छोड़ रहा है, दोबारा छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो तापमान फिर एटमॉस्फेयर में वापस जा नहीं पा रहा है, पृथ्वी के ऊपर ही जमा होकर पृथ्वी को ही तापमान बढ़ा रहा है। ये जो तापमान बढ़ा रहा है ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब को वार्म कर रहा है, ग्लोब को गर्म कर रहा है, पृथ्वी को गर्म कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और क्यों ग्लोबल वार्मिंग हुआ? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक ग्रीन हाउस बना गया था। वो ग्रीन हाउस बनने के वजह से पृथ्वी जो तापमान दिन भर में शोषण किया था उसको वापस दे नहीं पाया, छोड़ नहीं पाया था। तो वो ग्रीन हाउस कौन बनाया? कुछ कुछ गैसेस ने बनाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस ग्रीन हाउस बनाया, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसीलिए उन सारे गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो घटना घटी है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो काम काज इन लोगों ने किया, मिलके जो पृथ्वी के ऊपर दुष्परिणाम किया, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब चलिए, जो हमें मोटा मोटी समझ में आ गया ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ। ये समझने के बाद हमें ये फिर से हम वापस आते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण के वजह से। अब जितने भी कार्बन इनपुट, जितने भी चीजें हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं मोटा मोटी सारी चीजें प्रत्यक्ष एंड परोक्ष रूप में, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी कारण पे वो कार्बन इनपुट कहलाया जाता है। तो कार्बन इनपुट जो भी सामान है उसको जलाने से ऑक्सीडाइज होके उससे से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस है। अगर हम लोग जलाना बंद कर सकते, जैसे फसल अवशेष, पुआली, धान के जो पुआल होते हैं, गेहूं के जो पुआल होते हैं, उनको जलाते हैं। पंजाब, हरियाणा में काफी बड़ी मात्रा पे, बड़े पैमाने पे उसको जला देते हैं। बिहार में भी कुछ पोर्शन में इसको जलाया जाता है। ये हैबिट की वजह से कोई भी, मैंने बोला था, कोई भी कार्बन इनपुट, उनको अगर आप जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। अगर हम एग्रीकल्चर को साइड में रखें तो हमारे जैसे गाड़ी चल रहा है रास्ते में, सड़कों में आजकल सभी के पास मोटा मोटी मोटरसाइकिल होता है, 4 व्हीलर, 4 चक्का पाया
टायर वाली गाड़ी होते हैं, जैसे उसमें से भी पेट्रोल जलता है, गाड़ी चलेगा कैसे? डीजल पेट्रोल से चलता है, वो भी कार्बन इनपुट है, जला कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी आप मीथेन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा सकते हैं। अब भला मीथेन कहाँ से आया? ये मीथेन कहाँ से आया, ये मजा की बात है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल्स, जैसे हमारे पास कौन सा है, गाय है, बकरी है, वो एनिमल्स को रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स क्यों है? क्योंकि उनके पास रूमेन है। रूमेन मतलब वो अपना जाबोर काट सकते, मतलब जाबोर मतलब क्या होता है, रूमेन होता है मतलब वो अपना खाना लेता है, अपना खाना एट ए टाइम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ खाना वो अपने अंदर लेता है, बहुत ज्यादा खाना वो अपने पास लेता है। लेकिन उनको जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं कि उसके टाइम में, मानव क्या करते हैं, उसी टाइम में उसको चबा के खा के पचन प्रक्रिया चालू करते हैं। लेकिन रूमिनेंट एनिमल क्या करते हैं, उस खाने को स्टोर करके रखते हैं, उस खाने को अपनी गला में एक थैली में वो स्टोर करके रखते हैं। उस थैली से वो निकाल के दोबारा रात में जब उसकी अपशट टाइम है जिसमें उसको खाना नहीं मिल रहा है, उस टाइम में उसको दोबारा चबा के उसको खाते हैं। ये जो प्रोसेस वो कर रहा है, खाने को बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना को पहले अपने अंदर स्टोर कर रहा है, जैसे गाय करता है, बकरी करता है, भेड़िया करते हैं, बाफेलो करते हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं, जो खाने को ले रहा है, लेके अपने अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में खाने को ले रहा है, लेकिन उसी वक्त नहीं खा रहा है, वो अपने अंदर उसको जमा के रख रहा है। जब वो टाइम उनके पास अवसर टाइम है, जब वो देख रहा है कि आप खाना नहीं है, मेरे पास खाने का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो खाना को दोबारा मुंह में ला रहा है, च्यूइंग कर रहा है, मतलब चबा रहा है, चबाने के बाद फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब पाचन कर रहा है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस के जो कर रहा है वो इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है, वो खुद के वो प्रोसेस है, खाने को परिपाक करने की उनका ये खुद का प्रोसेस है। इस वजह से क्या हो रहा है, मीथेन गैस एमिट हो रहा है। इनको हम लोग कहते हैं एंट्रिक मीथेन एमिशन। एंट्रिक मतलब अंदर से जो मीथेन आता है, एंट्रिक मीथेन एमिशन। तो ये एंट्रिक मीथेन एमिशन कौन कर रहा है, रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल मतलब कौन, जैसे कैटल्स मतलब गाय बकरी, इस तरह की चीजें। अब गाय बकरी पालना हमारी कंपल्शन है, हमें पशुपालन के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें गाय बकरी पालना पड़ेगा। अब गाय बकरी का खाने का हैबिट हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये इनका नेचुरल प्रोसेस है, ये लोग ऐसे ही खाते हैं क्योंकि उनकी खाने का ये हम क्या बोल सकते हैं, शारीरिक वृत्ति और क्रिया है, ये क्रिया वो करेंगे। लेकिन इनमें से क्या होगा कि मीथेन एमिशन होगा। तो इस तरह का जो मीथेन एमिशन हो रहा है उनको बोलते हैं एंट्रिक मीथेन एमिशन, जिसका कोई सॉल्व नहीं है। वो मीथेन एमिशन हम लोग इसको कम नहीं कर सकते। इस मीथेन एमिशन के बाहर और क्या मीथेन एमिशन होगा, अगर धान की खेती हम बहुत ज्यादा पानी से करें, बहुत ज्यादा पानी में डुबा के हम लोग अगर धान की खेती करें तो भी मीथेन एमिशन हो सकता है, क्योंकि वो एक एनएरोबिक कंडीशन तैयार करते हैं। एनएरोबिक मतलब नहीं, एनएरोबिक, एरोबिक मतलब हवा, बिना हवा की कमी। तो हवा की कमी, बिना हवा, तो पानी जहां पे रहेगा तो बिना हवा हो जाएंगे। तो एनएरोबिक कंडीशन मतलब एनएरोबिक, पानी नहीं है, मतलब पानी है, एरोबिक मतलब हवा नहीं है। तो एनएरोबिक कंडीशन में जब ये लोग खेती करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा मीथेन एमिशन होते हैं। अब आइए नाइट्रस ऑक्साइड में, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकालने का सबसे बड़ी कारण है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो हम लोग यूरिया देते हैं खेत में बिना सोचे समझे। हम सोचते हैं कि हमारी फसल थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और यूरिया डालो तो थोड़ा और हरा दिखेगा। ये बिना सोचे समझे जो यूरिया के एप्लीकेशन करते हैं, नॉट ओनली यूरिया, नाइट्रोजनस बेस्ड कोई भी फर्टिलाइजर, जैसे कि हम लोग डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसकी जो उपयोग कर रहे, जितने भी चीजों को नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर, ये ह्यूज, बहुत ही कम अमाउंट 20 to 30% प्लांट ले पा रहे, बाकी 70% लॉस हो जा रहा है। उसी लॉस में एक लॉस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, एक प्रोसेस है, डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होके नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड सीधा एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और जो एक बहुत ही डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस है, क्योंकि उनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियलिटी 310 टाइम्स ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियलिटी मतलब ग्लोब को वार्म करना, पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता उसको 310 शतांश से ज्यादा है एज कंपेयर टू
अदर जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उससे अलावा। तो जितने भी मैंने बोला, अब सीएफसी के बारे में आइए। सीएफसी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही कम रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा रिलेशन नहीं है। हम कम रिलेशन क्यों बोले? हमारे घर में जैसे एसी चलता है, फ्रिज चलता है, बहुत सारे जगह पे जैसे कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर चलता है, उनमें से सीएफसी गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सीएफसी गैस आपकी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो हम क्यों बोले एग्रीकल्चर से कम रिलेशन है? क्योंकि एग्रीकल्चर के जो बड़े बड़े लैब है, बड़े बड़े जैसे पैथोजेनिक लैब है, बहुत बड़े लेबोरेटरी है, उनमें से भी एसी की जरूरत होता है मशीन को चलाने के लिए, उसमें भी एसी फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रहा है, इसीलिए एग्रीकल्चर से भी इसका रिलेशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारा तरीके का ग्रीन हाउस गैसेस है, जी हाँ, जहां पे मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश किया हूं आप लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या कारण है ग्रीन हाउस गैस निकलने का। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये छाता बनाते हैं, छाता बना के पृथ्वी से बाहर जाने वाली जो टेम्परेचर है उसको पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देता है, पृथ्वी के अंदर रख देता है, और उसी के वजह से पृथ्वी के तापमान बढ़ जाता है, और उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, अब आगे हम लोग मोटा मोटी ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। आप सपोज कीजिए पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो कहीं ना कहीं ये पूरा बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। बैलेंस को डिस्टर्ब करने का मतलब, जैसे अगर तापमान बढ़ गया, सोचिए तापमान बढ़ गया, जो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है, जैसे समुंदर है, पृथ्वी का 3 भाग, हमारी पृथ्वी में 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है पृथ्वी के पास। तो 3 भाग जो जल है, 1 भाग स्थल है, वो 3 भाग से जो पानी है उसकी जो ऊपर का जो सरफेस है उससे फिर बाष्पीकरण हो रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ गया, उसको बाष्पीकरण हो रहा है। वो जो बाष्पीकरण हो रहा है, वोलाटिलाइज हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, वो कहा जाएगा, वही आपकी प्रेसिपिटेशन की कारण है। प्रेसिपिटेशन मतलब जल, रेनफॉल, वर्षा के कारण है। तो इसका मतलब तापमान बढ़ने से आपकी पूरा चैनल डिस्टर्ब हो रहा है। कौन सी चैनल? वर्षा की परिमाण, अमाउंट, वर्षा की होना डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, जो ग्रीन हाउस गैसेस को भी बहुत भयंकर तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जलवायु परिवर्तन के लिए। ये फिर जलवायु में रेनफॉल अगर चेंज हो जाएगा, जलवायु में अगर तापमान चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 15-20 साल से ये ट्रेंड होते जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन सुनिश्चित है। आप देखिए मौसम के जो वैज्ञानिक है वो एक बात आजकल कहते हैं, वो बोलते हैं जलवायु में एक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन? इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। जलवायु पर मौसम का शिफ्ट होना। क्यों हम शिफ्ट बोले? शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। जैसे हम पहले ये बातों को बता रहे थे, जैसे जून जुलाई में वर्षा काल हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते थे। अभी जून जुलाई में वर्षा नहीं होता है, जुलाई एंड से अगस्त में शुरू हो गया वर्षा। तो मौसम शिफ्ट हुआ ना, मौसम में पहले जून जुलाई वर्षा था, वो शिफ्ट होके आपकी जुलाई एंड से अगस्त में गया, तो 1 मंथ लगातार शिफ्ट हुआ। फिर देखिए नवंबर दिसंबर में ठंडा काल, शीत महसूस होता है, ठंडे लगने लगता है, लेकिन नवंबर में आजकल ठंडा नहीं लगता है। तो मौसम शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होके कहाँ हो गया? वो आपकी दिसंबर एंड से जनवरी में चला गया। तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में एक शिफ्ट, 1 मंथ की शिफ्ट नजर आ रहा है। वो सारे मौसम अपने क्रिया को दिखाने के लिए, अपने रूप को दिखाने के लिए 1 मंथ पीछे शिफ्ट हो गया है। तो अभी मौसम के वैज्ञानिक इसी पे फोकस करें कि मौसम में एक शिफ्ट आ गया है, मौसम की एक चेंज आ चुका है। वो शिफ्ट लगातार नोटिस किया जा रहा है कि वो लोग 1 मंथ करके पीछे चल रहा है उनकी रूप दिखाने के लिए। तो ये सारी बातें जो था वो जलवायु परिवर्तन में था। अब जलवायु परिवर्तन के ऊपर हमारे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। इसमें मुख्य रूप में हम लोग देखे हैं, अगर गेहूं के फसल, धान के फसल, इसी में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इसमें बहुत नुकसान देता है। देखा जा रहा है 25 to 46% यील्ड, उपज घटने की स्थिति दिख रहा है। मतलब इन फ्यूचर में देखा जा रहा है, अगर टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री तक बढ़ने लग रहा है, बढ़ने वाले हैं, तो आपकी उपज 25% से 46% तक, 46% तक उसमें घटाव नजर आ रहा है, वो घटने वाला है उसकी उपज। तो ये
अच्छा, क्यों अचानक हम लोग बोले हैं कि सिर्फ धान और गेहूं के ऊपर ये प्रयोग दिख रहा है? क्योंकि धान और गेहूं को बोला जाता है C3 क्रॉप। इन लोगों को मौसम से जूझने के लिए, मौसम से लड़ने के लिए ताकत कम होता है। तो ये जो धान, गेहूं, इस तरह के जो भी फसल है, इनको C3 क्रॉप बोला जाता है। C3 क्रॉप की क्षमता थोड़ी कम होती है मौसम से लड़ने की। लेकिन C4 क्रॉप, जैसे मक्का, जैसे आपकी सारे खरपतवार, ये सब C4 क्रॉप होता है। इनको मौसम से लड़ने का ताकत और क्षमता शुरू से ही ज्यादा है। तो जैसे आपकी मिलेट्स, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जिनको जो मिलेट्स बोलते हैं इनकी, तो वो जितने भी मिलेट्स है उनको भी मौसम से जुड़ने का क्षमता ज्यादा है। वो भी मौसम से अच्छे से जुड़ सकता है, लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब जो लोग C3 क्रॉप है, मतलब धान, गेहूं, इस तरह के फसल में ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग C4 क्रॉप है, जैसे मक्का, तरह तरह के बाजरा, ज्वार, रागी, इस तरह के फसल में, और खरपतवार, इस तरह के फसल में कम नुकसान पहुंचने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग पहले एक बात हम बता देना चाहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम हम लोग देखे थे। कार्बन डाइऑक्साइड दिन ब दिन इतना बढ़ जा रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। दिल्ली तो पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है, फिर बहुत सारे जगह पे पॉल्यूशन पे बहुत कंट्रोल लगाया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अभी 405 ppm तक चला गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है वातावरण में, वो 405 ppm तक चल गया है। ये दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें, 1901 साल से 2018 तक, 1901 साल से 2018 तक की अगर ट्रेंड देखा जा रहा है, तो आपकी तापमान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुके हैं। इसका मतलब आप सोच रहे हैं 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसी क्या बड़ी बात है? 1 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है एग्रीकल्चर के लिए, ये बहुत बड़ी बात है शस्य फसलों के लिए। क्योंकि जो हम लोग डे टाइम टेम्परेचर बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा हाई हो तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हम लोग मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब रातकालीन टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आए, ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए ये भयंकर स्थिति जो IPCC रिपोर्ट कर चुका है, जो आपके 1900 साल से अभी आ रहा है, आपकी अभी 2018 इतना तक में 1.8 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। और 21वीं, ये जो 21st सेंचुरी एंड होने जा रहा है, अभी जैसे 28 मार्च है 2021 का, तो 21st सेंचुरी जब खत्म हो जाएंगे, तो ये IPCC ने आपको वार्न कर रहा है कि मौसम की जो टेम्परेचर वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने वाला है। मतलब 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो आप सोच लीजिए, हम लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो कितने ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और कितने ज्यादा इसको कंसर्न लेने की जरूरत है, कितने ज्यादा इसमें सतर्क होने की जरूरत है। आइए, इतना दूर तक हमने सिर्फ समस्या के बारे में बात की। अब चलिए हम कुछ बात करते हैं उसकी सुझाव के। उसके लिए करेंगे क्या? देखिए, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं अपना, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हम लोग, देखिए व्हीकल एमिशन जो गाड़ी से निकल रहा है, जो पॉल्यूशन बाहर हो रहा है, उसके लिए हम एग्रीकल्चर के लोग, कृषि से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने आप को उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराते हुए हम लोग एग्रीकल्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए क्या सुझाव है वो हम लोग इसी ई चौपाल में अभी डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर के क्या सुझाव है? पहले हम धान की बात आते हैं। धान में जहां पे भी पॉसिबल हो, जहां पे भी आपके लग रहा है पॉसिबल है, जैसे मीडियम लैंड, अपलैंड, जहां पे ऊंचा जमीन है, उसमें पॉसिबिलिटी है जो आप धान को सीधी बुआई से करें। आप धान को पाडलिंग करके, कादा बना के, बहुत पानी से ना करें। तो मेरा सुझाव ये है, देखिए लो लैंड राइस, जहां पे लो लैंड जहां पे है, जहां पे नीचू जमीन है, जहां पे पानी जम जाता है, वहां पे हमारे पास कुछ कर नहीं सकते हम, वहां पे पानी ऑटोमेटिकली जम जाएंगे। लेकिन जहां पे थोड़ा सा मीडियम लैंड है, थोड़ा ऊंचा जमीन है, उसमें हम लोग अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस करें, डायरेक्ट सीडेड राइस, मतलब धान को सीधा लगाए। वो पहले कोई नर्सरी में लगा के फिर उसको मेन प्लॉट में ला के उसकी बुआई करके, इस तरह के ना करके, अगर हम लोग डायरेक्टली उसको सोइंग करें और सीड को
सीधा उसकी उपचार करके सीधा खेती में लगाए। ये हाईलैंड और मीडियम लैंड के लिए पॉसिबल है। एटलीस्ट हाईलैंड और मीडियम लैंड में धान की सीधी बुआई में हम सलाह देंगे। धान की जब खेती कीजिएगा तो धान को बोला जाता है वाटर लविंग क्रॉप, मतलब वो पानी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पानी में उनकी खेती करें। हम लोग पानी को रखेंगे, लेकिन 1-2 दिन में उसकी सिंचाई, उसकी निकासी करके उसको निकाल लेंगे, फिर सिंचाई करेंगे जब जरूरत है, फिर निकासी करके निकालेंगे। इस तरह के काम करेंगे धान के साथ। गेहूं जब लगाएंगे तो पॉसिबल हो सके गेहूं, मक्का, इस तरह के फसल हम लोग जब जाएंगे तो इस तरह के फसल में जीरो टिलेज, कम से कम जुताई करके लगाए, क्योंकि जितना जुताई करेंगे उतनी हमारी सॉइल के अंदर जो कार्बन की स्टोरेज है, जो सॉइल अपना अंदर जो कार्बन छुपा के रखा है उनको एक्सपोज कर देंगे, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो हम लोग शून्य जुताई के कोशिश में जाएंगे। शून्य जुताई के लिए हम लोग गेहूं के फसल को चयन कर सकते हैं, हम लोग मक्का के फसल चयन कर सकते हैं। शून्य जुताई मतलब जीरो टिलेज में खेती को प्रमोट कर सकते हैं। इसके उपरांत वृक्ष लगाना मतलब एग्रोफॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन ना करें, मतलब पेड़ को काटना, इसको एकदम हद से बंद करना जरूरी है, क्योंकि पेड़ ऐसा चीज है वो अपने अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, उसी से खाना बनाता है और अपने अंदर कंज्यूम करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, खाना बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो पेड़ को कटने में बिल्कुल बंद करना चाहिए। उसके बदले में हमें और पेड़ लगाने में थोड़ा प्रोमोट करना चाहिए कि कहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम लोग बड़े बड़े ट्री लगाए, बड़े पेड़, जैसे शहर में आप देखिएगा रास्ते के किनारे से बड़े बड़े पेड़ लगाया जाता है, तो और भी हम लोग पेड़ लगाने का प्रोमोट करें, पेड़ लगाने का कोशिश में अपने आप को बिजी रखें। फसल अवशेष का जलाना, जितने भी जगह पे फसल अवशेष जल रहा है, जो लोग जला रहे हैं उनको तुरंत इस काम से अपने आप को वियोग करना है, तुरंत इस काम से अपने आप को रोकना है, क्योंकि जितने भी फसल अवशेष जलेगा, मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो कार्बन इनपुट है, क्योंकि एक्चुअली वो स्ट्रॉ है, प्लांट की एक मटेरियल है, प्लांट के मतलब पौधे के एक पार्ट है, वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को आपको रोकने के लिए फसल अवशेष जलाना बंद करना पड़ेगा। बेहतर ये होगा फसल अवशेष से आप घर में खाद बनाइए। फसल अवशेष से आप 2 लाइन के बीच में, 2 क्रॉप के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, उसको ढकने में, माल्चिंग करने में मदद कीजिए। फसल अवशेष से आप लोग बैग बनाइए, फसल अवशेष की घर की टाली बनाइए, छत बनाइए, घर की छत बनाइए। तो फसल अवशेष का दूसरे किसी तरीके से यूज कीजिए, उनको ना जलाएं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया है, ऐसे सुझाव है, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जितना जरूरी हो उतने ही नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर के यूज करें। यूरिया को कोई वैज्ञानिक सलाह से आपकी मिट्टी की जांच करने के बाद ही यूरिया के इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा यूरिया की व्यवहार ना करें। यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, जिसमें यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो, उसको बहुत कम उपयोग करें। हो सके तो बेसल डोज में यूरिया की बहुत ही कम कर दीजिए उसकी लेवल, मतलब शुरू में जब खेत तैयार कर रहे तो यूरिया की बहुत कम मात्रा में यूज कीजिए। उनको बाद में जब क्रॉप बड़े होने लगेगा, वेजिटेटिव स्टेज आएंगे, जब और भी नी हाइट स्टेज आएंगे मक्का के, तब उस टाइम में बारी बारी में यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, तब यूरिया लगाइए। वो यूरिया प्लांट ले सकते हैं, लेकिन जब फसल की खेत प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूरिया की कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे यूरिया बेस्ड नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। आजकल जैसे यूरिया आता है, हमेशा देखिएगा नीम कोटेड यूरिया, ये नीम कोटेड गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चला के यूरिया को बंद किया, क्योंकि यूरिया जो है उसमें से बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड लॉसेस हो रहा था डिनाइट्रिफिकेशन से। तो पहले से ही गवर्नमेंट ने यूरिया के चारों तरफ नीम की कोटिंग दे के रखा है, इसीलिए नीम कोटेड यूरिया आ गया है, जो आपके एक ये कदम है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे सुझाव जैसे आगे भी आप लोगों को मिलते रहेगा। ऐसे हम यही बोलेंगे, पानी ज्यादा खर्चा ना करें, खेत को खाली मत छोड़ना है, खेत में कुछ कुछ फसल लगे होना चाहिए, माल्चिंग या फसल अवशेष ना जलाए,
जहां पे पॉसिबल हो सके वृक्षारोपण पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह के कोई कुछ चीजों से काम करने से हम लोग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से शस्य विज्ञान की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से रोक सकते हैं। और उसके बावजूद हमारे पास कुछ वैरायटी ऐसे रहेंगे, कुछ प्रभेद ऐसे रहेंगे जो जलवायु से जुड़ सकता है, जैसे फ्लड से जुड़ सकता, बाढ़ से जुड़ सकता है, खड़ा से जुड़ सकता है, ऐसे कुछ प्रभेद है, उसका इस्तेमाल करें। अगर एकदम से खड़ा हो गया, बाढ़ आ गया, तो हम लोग उससे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। फिर मैं आगे हमारे मैडम का काफी बहुत लंबा खिंच गया ई चौपाल में। देखिए वो तो ठीक है, इसमें किसान के भी कुछ उनका ध्यान रखा जाए, उनके प्रश्नों का, उनके जवाबों का। बहुत ही अच्छा लेक्चर मैडम ने दिया। और उसमें देखिए यही हमारा है कि ये जरूरी नहीं कि जो धान गेहूं की फसल को ही जलवायु परिवर्तन प्रभावित करता है। कुछ ऐसे किसान हैं कि जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, तो सभी के लिए जो जलवायु एक विशेष प्रभाव करता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये भी मैडम के द्वारा आप लोगों को बताया गया। और हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं डॉक्टर जैन साहब, उन्हीं के आने से पहले बस मैं ये अभी थोड़ा इसको यही बताना चाहूंगा कि जैसे चारा वैज्ञानिक होने के नाते जो हमारे यहाँ, जैसा कि सभी जानते हैं, पूरे देश में अगर हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो लगभग 536 मिलियन तक पशुपालन होता है। और ये भी आपको जानकारी बता दें कि जो पूरे इंडिया में लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर के बाद दूसरा एक बड़ा व्यवसाय है। इसका इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता। पशुपालन एक बहुत अमूल्य, एक किसान का एक अभिन्न अंग है, जिसपे बहुत सारी आवश्यकताएं, जरूरतें और उसके उत्पाद उस पर आधारित हैं। तो उसकी अगर हम अनिवार्यता को देखते हैं तो हरा चारा का जो प्रबंधन है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हरा चारा की अगर देखते हैं हम तो, और आज भी पूरे देश के साथ हमारे बिहार राज्य में बेहद आज भी कमी है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल बिहार राज्य में बहुत नेग्लेजिबल है। बहुत कम क्षेत्रफल पर ही हरे चारे की इसका उत्पादन किया जाता है। जहां तक पशुपालन की दृष्टि से देखा जाए तो अकेले बिहार राज्य में लगभग 272 लाख पशुपालन होता है। दुग्ध उत्पादन भी बहुत होता है, परंतु हरे चारे के जो गुणवत्ता युक्त चाहिए उसको, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरा, 90% ऐसे किसान हैं कि जो मझोले, लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, वो लंबी खेती नहीं है, तो वो अपना नहीं कर सकते हरे चारे का, चूंकि वो कैश क्रॉप, जितनी भी हमारी धान है, गेहूं है, जो अभी आपने बताया, उससे रिलेटेड खेती करना चाहता है। तो उसमें ये एक बहुत अच्छा आवश्यक सुझाव होगा छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए, जो उनके छोटे घर के पास के छोटे छोटे खेत हैं, उनके मेंढ हैं, सिंचाई की नालियां हैं, उन पर बहुत सारी ऐसी बहुवर्षीय घासें हैं, जैसे शंकर नेपियर है, त्रिशंकर घास है, पारा ग्रास है, जल जमाव का क्षेत्र हो जाता है, वहां उस पर वो लगा सकते हैं। और लगा करके उससे खेती के लिए अलग से जमीन की भी आवश्यकता नहीं है। लगाने के समय की जहां तक बात है, ये वर्षा ऋतु जैसे ही शुरू होता है उस समय इसकी जड़ कतरन को आवश्यक रूप से मिट्टी में खुरपी से खोद के लगा दिया जाता है। और शुरू की कटाई 2.5 से 3 महीने बाद, और बाद में फिर 1-1 महीने के अंतराल पर काट के लगातार उससे पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त हरा चारा लिया जा सकता है। उसमें अतिरिक्त आवश्यकता जमीन की भी नहीं हुई और उससे अलग से खाद बीज देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी क्रम में यह है कि लगातार उसको चारा, हरा चारा मिलता रहता है और कम लागत में ही। तो इससे उसमें जो दूध की संख्या में, जिस ऐसे मौसम में जब दिसंबर जनवरी में हरा चारा किसान के पास नहीं होता है, उस परिस्थिति में भी इन हरे चारे की घासों से भी वो ले सकता है। तो मैं ये तो ज्यादा अब नहीं, क्योंकि समय का भी अभाव है, किसान चौपाल पे हमें समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसको देखते हुए जो एक छोटा सा प्रश्न किसानों की तरफ से था, जैन साहब अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बहुत ही संक्षेप में अपना किसानों के लिए ये कोई ऐसा एक सुझाव देने की कृपा करेंगे कि जो ये फसल अवशेष है, जैसे अब गेहूं की फसल है, अभी किसानों के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र एरिया हैं कि जहां वो काटता है उसको, है,
और कंबाइन हार्वेस्टर से काटता है। इसके अलावा बहुत सारा पुआल है, उसकी वो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाता है उसको। तो उसको मैनेज करने का कुछ इन सीटू खेत में ही या और ऐसा कोई ऐसा सरलतम उपाय है जो किसान उसको करके क्या नाम है, उसको प्रॉब्लम तो है, ये आप भी जानते हैं, सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी लोग जानते हैं। तो कोई संक्षेप में अगर आप ऐसी कुछ उपाय किसानों के लिए, कुछ ऐसा संदेश कुछ देना चाहते हैं जिससे कि गेहूं की फसल कटाई के बाद उसका प्रबंधन खेत में ही किया जा सके, तो आवश्यक रूप से कोई सुझाव संक्षेप में ही देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर जैन साहब। सहजन की खेती। ओके, एक अभी जैन साहब शायद मेरे को नहीं सुन पा रहे हैं, वो बने रहेंगे। मैं अभी एक किसान भाई का एक प्रश्न है, सहजन की खेती की जानकारी चाहिए। देखिए, मैं बता दूं, सहजन की खेती का जो ये समय है, ये अभी जो आगे आने वाला जून जुलाई में वर्षा ऋतु का सीजन है, इसमें हम या तो पौधे तैयार करके इसकी नर्सरी डाल के उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या सीधे इसकी पौधे की कटिंग टहनी को हम जमीन की खोद करके वर्षा ऋतु में करीब 1.5 से 2 फीट की गहराई पे उसको लगा सकते हैं, और 1-1 मीटर की दूरी पर इसकी सहजन की कटिंग वर्षा ऋतु में लगाई जा सकती है। और जहां से काटिएगा वहां उसमें थोड़ा सा गोबर अगर ऊपर से हम लगा देते हैं, तो उससे उसका मतलब जल्दी से उसका अंकुरण होने का क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो सहजन की अगर आप फली के लिए, फल के लिए करना चाहते हैं, सब्जी के लिए, तो उसको थोड़ा पास पास लगा दें। और दूसरा, अगर आप उसको हरे चारे के लिए, उसको पत्तियों के लिए या और बकरी के लिए लगाना चाहते हैं, तो उसको आसानी से वर्षा ऋतु में इसकी टहनियों को या नर्सरी के द्वारा, वर्षा ऋतु शुरू जैसे ही होती है उसमें उसको नर्सरी करीब जब 1.5 महीने की आपकी हो जाए, अगर जून में नर्सरी डालते हैं तो जुलाई अगस्त के प्रथम या दूसरे सप्ताह में आसानी से इसको आप लगा करके इसकी खेती कर सकते हैं। इसका निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, जो इसकी फली है वो बहुत ही, उसमें कैल्शियम, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, ये पौष्टिक होती है इसकी फली। और जो इसके पत्ते होते हैं वो बकरी पालन के लिए, और जो हरी मुलायम टहनियां होती हैं वो हरे चारे में बहुत आसानी से गुणवत्ता युक्त चारा देने में सक्षम हैं। तो ये मेरा उनके लिए सुझाव होगा। अब मैं डॉक्टर जैन साहब से फिर रिपीट करूंगा कि अपना संक्षेप में जो इन सीटू मेथड्स है, जो हमारा फसल अवशेष है, जो अभी किसान की गेहूं की फसल कटाई के बाद कुछ समस्या यहाँ है, तो उस पर अपना एक आवश्यक समय सामयिक सुझाव कुछ देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर जैन साहब प्लीज। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जैन साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सही, आवाज आ रही है, अभी तक नहीं थी। नहीं, हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि समय बहुत कम है जैन साहब, प्लीज समय उसमें इन सीटू में कोई ऐसा आवश्यक सुझाव किसानों के लिए कि जो आप इन सीटू के रूप में, जैसे अभी गेहूं की फसल की कटाई चल रही है, चलने वाली है, उसके बाद जो कंबाइन हार्वेस्टर के बाद जो पुलाव बच जाता है, उसको खेत में ही हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, जो आगामी फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए। तो इस विषय में आवश्यक कोई सुझाव, जानकारी, प्रबंधन, प्रिवेंशन कुछ अगर आप बताएंगे तो किसानों के लिए ई चौपाल के माध्यम से बहुत अच्छा कारगर होगा। नहीं थी, अब आ रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टिंग से होती है और पूछते हैं कि जलाने से समस्या, जलाने से बहुत सारा हमारी जो है उसमें कैसे निकलती है, हमने बताया। तो इसके लिए हमें कि इंस्टीट्यूट की बात ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे फार्मर को की बुआई के बारे में और हेलो
कुछ टेक्निकल। जैन साहब कुछ क्या टेक्निकल वो है क्या? आप थोड़ा एक दो मैसेज कुछ इस तरह का दे दीजिए जो हम अपनी चौपाल को आप ही के द्वारा कंक्लूड कर सकें। उसमें कुछ कोई यूरिया से संबंधित ट्रीटमेंट जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ऐसा कोई डिकम्पोजर या और कुछ इस तरह की सलाह इंस्टीट्यूट जो आप देना किसानों को चाहते हैं? आप ही बोल दीजिए। तो शायद कनेक्टिविटी जैन साहब की नहीं हो पाई है, तो इसको मैं समराइज करते हुए यही कहना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के लिए कि आप करीब 20 से 25 किलोग्राम यूरिया के घोल का छिड़काव इंस्टीट्यूट अगर खेत में ही हम कर देते हैं तो उससे शीघ्रता से वो डिकम्पोज हो जाने में सक्षम हो जाता है। दूसरा वेस्ट डिकम्पोजर है जो NCOF गाजियाबाद में उपलब्ध है, वहां के उसको हम 2 से 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से अगर हम उसका स्प्रे कर देते हैं तो ये हो सकता है। कनेक्टिविटी शायद जैन साहब की है, आप तुरंत जरा बोल दीजिए जैन साहब को 1 आध मिनट में प्लीज। हमारा किसान भाइयों को यही सलाह है जी कि गेहूं की जब फसल कटती है तो वाल जलाना है और ज्यादा से ज्यादा इसको खेत में रहते हुए डिकम्पोज के द्वारा उसके माध्यम से हमें सड़ा करके उसकी हम खाद बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग पूषा डिकम्पोजर का भी कर सकते हैं। हाँ। जैन साहब हम पूषा जो डिकम्पोजर है, पूषा डिकम्पोजर है और या वेस्ट डिकम्पोजर है मार्केट में जो उपलब्ध है, उन सबका तो प्रयोग हम निसंदेह कर सकते हैं ना? जी जी ठीक है जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है और इस ई चौपाल से जुड़ने के लिए जितने भी मेरे किसान बंधु हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और जितने भी मेरे एक्सपर्ट हैं, सभी के लिए विशेष आभार। और आपने बहुत अच्छा समय दिया इस और किसानों के बहुमूल्य सुझाव देने के लिए सक्षम हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।